तो जैसा हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखा था, उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि ये रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव कौन से, जो ये प्रैप कंट्री के लोग थे, ये जो प्रैप कंट्री के लोग क्या थे, ये वापस क्या चाहते थे, मोनार्की चाहते थे ये। और जो दूसरे थे हमारे लिबरल्स, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, एक संगठन शुरू किया था जो कि सीक्रेट था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिवोल्ट शुरू होने लग गया, वॉर शुरू होने लग गया। तो इस चैप्टर में हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हम तीन तरीके के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो तीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा फ्रेंच एपिसोड। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है मेरा ब्रूसेल्स। अब ये जो ब्रूसेल्स क्या है, ये ब्रूसेल्स एक बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, एक तो ब्रूसेल्स में हुआ था, और एक हुआ था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो तीन में मैंने आपको रिवॉल्यूशन है, ये तीन में मैं बताऊंगी। अब फ्रेंच एपिसोड में क्या हुआ था, देखो सब कुछ आपको लग रहा होगा खत्म हो गया था ये वो, लेकिन जब प्रैप कंट्री आई ना, तो इन्होंने ना वापस मोनार्क लाने की कोशिश करी। अब मोनार्क लाने के लिए इन्होंने, जो पहले लुइस 16 था, वो पता है बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। अब यहाँ पे जो बर्बन है वो बिस्किट नहीं है, एक फैमिली का नाम है। ठीक है, जो लुइस फिलिप था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। तो प्रैप कंट्री ने क्या किया, जो बर्बन फैमिली का ही जो अगला लुइस फिलिप था, उसको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ये हुआ था हमारे फ्रेंच एपिसोड में। तो जुलाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जुलाई 1830 में क्या हुआ था, इसने उसको अपॉइंट कर दिया लुइस फिलिप को, बर्बन फैमिली का जो था। तो क्या हुआ, लोगों ने ना फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लुइस फिलिप आया, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी आ गई थी, पूरी मोनार्की नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जो पहले फिर से हुआ था, फिर क्या हुआ, रिवोल्ट शुरू कर दिया। अब इस रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ, हमारा जुलाई रिवॉल्यूशन निकल के आया। क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन, पीपल ने रिवोल्ट किया। अब रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, इस लुइस फिलिप को क्या कर दिया, एकदम निकाल दिया, इसको ओवरथ्रो कर दिया। इसको बोला कि अब आप हमारे यहाँ पे राज नहीं कर सकते। तो इन्होंने वही लिखा है, फ्रांस ने 1830 में संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्थापित स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष लुइस फिलिप था। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अब मैं बाद में आपको बात कर रही हूँ ना कि ये जुलाई रेवोल्यूशन होने के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, लुइस फिलिप को भी ओवरथ्रो कर दिया था। ओवरथ्रो करने के बाद क्या आया था, इनकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी खत्म हो गई थी। ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंच का एपिसोड। दूसरा, अब मैं यहाँ पर बात करूंगी अपने ब्रूसेल्स की। ठीक है, ब्रूसेल्स जो हमारे बेल्जियम में हुआ था। अब क्या होता है, अगर एक कंट्री में, पूरे यूरोप में लगी, यूरोप में ऐसी सिचुएशन चल रही थी, अब किसी एक जगह चिंगारी लगे तो उसका क्या बोलते हैं, आग दूसरी जगह पे भी लगेगी। तो जो फ्रेंच एपिसोड में देखने को मिला, जो मोनार्की उन लोगों ने खत्म करी, तो उसी की आग ब्रूसेल्स में भी लगी। अब ब्रूसेल्स क्या है, ये बेल्जियम की कैपिटल, और बेल्जियम कहाँ पड़ता है, हमारे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो उन कंट्री ने भी सोचना शुरू किया कि यार अब हम उन्होंने अपनी कंट्री में मोनार्क हटा दिया, हमें भी हटानी है। तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने लिखा, जुलाई क्रांति से भी विद्रोह भड़क गया, जिससे प्लसबरो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो फिर क्या हुआ था, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ ना, जब यहाँ के लोगों को भी मोनार्क नहीं चाहिए थी, तो ये जो बेल्जियम है ये ब्रोक हो गया था, ये टूट गया था। अगर आपसे आप कोई पूछेगा कि बेल्जियम यूके का पार्ट क्यों नहीं है, इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि लोगों ने वहां पे क्या प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, वो मोनार्क के अंदर नहीं रहना चाहते थे। दूसरा रिवॉल्यूशन खत्म हुआ हमारा। तीसरा आता है हमारा ये ग्रीक। अब ये जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीस में राष्ट्रवाद का उदय, ग्रीक वॉर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीस में क्या हुआ, पहले क्या था, 15th सेंचुरी में ना, जो ग्रीस था वो एक ओटोमन एम्पायर रूल करता था। ठीक है, जो ग्रीस था ओटोमन एम्पायर रूल करता था। अब ओटोमन एम्पायर क्या है, ये ना एक इस्लामिक है, इस्लामिक उसे बोल सकते हैं, इस्लामिक लोग रूल करते थे जो मुस्लिम होते हैं। ठीक है, तो 15th सेंचुरी में ऐसा होता था। लेकिन जब ग्रीक्स ग्रीस ने भी देखा कि अरे दूसरी कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में ये हो रहा है, तो 1821 में क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे तीन चीजों से बताती हूँ। 1821 में क्या हुआ, जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी, जो बाकी कंट्री में नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी, वो हमें ग्रीस में भी देखने को मिली। ग्रीस वाले लोगों ने भी क्या किया, ओटोमन एम्पायर को खत्म करने का सोचा। उन्होंने बोला कि अब हम ओटोमन एम्पायर के अंदर नहीं आते, इसको खत्म करेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी कंट्री से इनमें क्या आ रही थी, वो भावना आ रही थी नेशनलिज्म की। बी, ये था कि इनको ना सपोर्ट था दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का। जो यूरोपियन कंट्रीज जो ट्रेडिशनल ग्रीस में, जो उनकी प्रथा व्रता होती है, ट्रेडिशनल ग्रीस के कल्चर को मानते हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या हुआ, ग्रीस को सपोर्ट करना शुरू किया। तो दूसरा, इनको क्या मिलने लगे, सहारा मिलने लगे, एक सपोर्ट मिलने लग गया। तीसरा क्या हुआ, रोल ऑफ आर्टिस्ट एंड, जो पोयम लिखते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका रोल काफी ज्यादा था इंडिपेंडेंस में, जो ग्रीस को है अलग करने में।
मोनार्क से, उसमें जो पोएट है, जो गाने वगैरह लिखते हैं, उनका काफी बड़ा रोल था। तो इन्होंने इसमें बताया हुआ है। हाँ, तो अब हम ये पढ़ते हैं, इन्होंने रोमांटिक आर्टिस्ट और कवियों की बात की। आपको पता है कंट्री में ना जो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, वो गाने से जुड़े हुए होते हैं, या म्यूजिक से, या कल्चर से, या फूड से। अगर आप देखते होगे, क्या बोलते हैं, अगर आपने भी देखा होगा, जैसे अब कभी इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, आप लोग जाते हो तो आप जब आप अपना राष्ट्रगान, नेशनल एंथम सुनते हो, तो आपको गूजबम्स मिलते हैं, एक प्राउड फीलिंग आती है। तो पता है ये जो संगीत होता है, ये कुछ भी, और कल्चर, जैसे हम लोग यहाँ पे होली दिवाली मनाते हैं, तो ये लोगों को क्या करती है, आपस में जोड़ के रखती है। तो वैसे ही बाहर की कंट्री में भी क्या हुआ, गाने लिखना शुरू किया, आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाना, जिससे हमें लगी ये हमारा कल्चर है, हम इसको रिजेंबल करते हैं, हाँ हम ऐसे हैं। तो वो पता है वो भावना लानी शुरू करी। अब इन्होंने क्या हुआ, भावना का ना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें, मैं आपको बताती हूँ क्या। अब कल्चर में हमारा आते म्यूजिक आ गया, डांस आ गया, सॉन्ग्स आ गया, ठीक है, पेंटिंग्स आ गई। तो अब इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट वो निकल के आते हैं, वो होते हैं हमारे जॉन गॉ जॉन गॉटफ्राइड हेडलर। अब ये थे, इन्होंने पता है इन्होंने दावा किया कि वास्तविक जर्मन संस्कृति का आम लोगों के बीच खोजा जाना था, दास व्लॉक। अब इन्होंने ये जो वर्ड दिया है ना, डैश डैश व्लॉक, इसको हम बोलते हैं डैश, एक सेकेंड, वो इसका मतलब होता है जिन, जो ये गाने वगैरह आते हैं, म्यूजिक वगैरह आते हैं ना, ये लोगों के अंदर से आते हैं, कोई बनाया नहीं जाता, कोई ऐसे दिमाग से नहीं बनाता, ये लोगों के अंदर की भावना होती है। ठीक है, इन्होंने इसका बात किया। फिर द ग्रिम्स ब्रदर की बात करें, इन्होंने भी लोक कथाएं एकत्रित करना शुरू किया, गांव गांव जाकर ये यही काम करने लगे, और लोगों में और पीढ़ियों में इन्होंने कहानियां, मतलब पीढ़ियों को अपनी कहानियां बताई अपने पूर्वजों के बारे में, ताकि लोगों में वो भावना है। फिर उसमें जैसे संगीत का, भाषा का मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये सब लोगों के बीच में क्या आने लगा, लैंग्वेज जो भाषा होती है उसको जोड़े जाने लगा। अब कोई जो भाषा होती है लोगों को ना बहुत ज्यादा इकट्ठा, मतलब उनमें एकता की भावना लाती है। तो राष्ट्रीय भावना, रुमानी कल्पना, तो ये सब चीजें क्या करती है, लोगों में भावना लाती है। अब जब हम बात करते हैं तो हमारे थॉट्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो एक भावना का ही पार्ट होता है। अब जैसे हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी, उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये चीज लिखी है कि 1831 में रूस में विद्रोह, एक शस्त्र विद्रोह हुआ, चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। क्या होता था पोलैंड में ना, पहले पोलैंड में क्या होता था, लोग पॉलिश बोलते थे, ठीक है, वहां पे उनकी भाषा क्या थी, पॉलिश। लेकिन फिर रशिया ने जब इन पे कब्जा करना शुरू किया ना, रशिया ने बोला कि अब से जितने भी तुम्हारे स्कूल वगैरह, वहां पे पॉलिश नहीं बोली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा बोली जाएगी, आप अपनी भाषा नहीं यूज कर सकते। तो ये जो पोलैंड के लोग थे, इनमें भी ये भावना आनी शुरू हुई कि नहीं भाई, हम रशिया की बात क्यों माने, रशिया हम पर क्यों रूल करेगा। तो पोलैंड लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये चर्च वगैरह में जाकर अपनी स्पीचेस देने लगे, भाषण देने लगे, किस लैंग्वेज में, पॉलिश लैंग्वेज में। लेकिन रशिया क्या करने लगे, रशिया वाले लोगों ने ये जो प्रीस्ट वगैरह थे, जो चर्च में काम करते, इनको जेल वगैरह में भेज देते। सीरिया एक नाम की जगह है, ठीक है, काफी मतलब बहुत ही खतरनाक जगह, बर्फ की जगह, ये जेल वेल भेज दिया था। तो इन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ पे ये विद्रोह शुरू हो गया था। अब आगे क्या होता है, ये कैरोल, हाँ, ये जो कैरोल है, इन्होंने अपने ओपरा, इनका भी एक बहुत अच्छा रोल था, ये म्यूजिक वगैरह के थ्रू इन्होंने लोगों में वो भावना लानी शुरू करी कि हाँ हम सब एक हैं, एक ही देश को बिलोंग करते हैं। तो जब भाषा, म्यूजिक ये सब साथ में आ जाता है ना, तो लोगों में ना आ जाती है वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग, पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह की। अब ये क्या होता है, ये हार्डशिप होती है, लोगों के ज्यादा क्या क्या स्ट्रगल हुए। अब यहाँ पे ना मैं तीन तरीके से आपको स्ट्रगल बताऊंगी, तीन टाइम पे हुए थे। एक तो 1830 में जो हुआ था, एक हमारा 1845 में जो हुआ, और एक हमारा 1848 में जो हुआ। अब 1830 में क्या हुआ, जैसे फर्स्ट हाफ मैं बात करूंगी यहाँ पे 19th सेंचुरी की, ठीक है। अब इसमें क्या होने लगा, यूरोप की ना पॉपुलेशन बढ़ने लगी। मैं 1830 की बात करूं, तब क्या हुआ, यूरोप में ना पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। जब कंट्री में पॉपुलेशन, जब लोक संख्या बढ़ रही होती है, तो लोगों को नौकरी चाहिए होती है। लेकिन नौकरी वहां पे कम हो रही थी, लोग बढ़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लोग जो नीचे नीचे स्तर की जगह, मतलब जो गरीब जो लोग जहाँ पे रहते हैं, वहां से वो सिटीज में जाने लगे, मतलब रूरल से अर्बन एरिया में जाने लगे, ठीक है। और
क्या प्रॉब्लम शुरू होने लगी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, मतलब जो छोटे छोटे फार्मर थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। कैसे? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर थे, जो मशीन से जो मैन्युफैक्चर जो यूज करते थे, उन लोगों से इनका क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। जब कोई इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी चीज से कंपेयर करेगी तो ऑब्वियसली हार जाएगी। तो वही ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटी अमाउंट में बनाते थे, उन सबको क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। तो अब किसी भी कंट्री में जब ऐसी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना, इकोनॉमिक लेवल पे, तो वो पूरी कंट्री को इफेक्ट करती। तो वही चीज 1830 में देखने को मिली। अब 1845 में क्या हुआ, 4 जून, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, 4 जून 2 PM को ये जो वीवर्स वीवर्स मतलब ये जो कपड़े वपड़े बनाते, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये अपने घरों से बाहर निकले और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाने लग गए। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जिनके लिए काम करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करने लगे, अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर क्यों जाने लगे, क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिल रही थी। सैलरी नहीं मिल रही थी तो फिर क्या हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ठीक है, ये 1845 की बात हो गई। अब 1848 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, फूड शॉर्टेज होने लग गई। मतलब हो जाता है ना, कभी कभी क्राइसिस हो जाते हैं, किन्हीं दिक्कतों की वजह से फूड शॉर्टेज होने लगी। तो क्या होने लगा हमारा, ये प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जाने लगे। प्राइस ऊपर जाने लगे तो लोग अफोर्ड नहीं करने लगे। फिर से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होने लगी, खराब होने लगी। तो पीपल ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया। किसके अगेंस्ट? जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है तो लोग किसके पास जाएंगे, ऑब्वियसली वहां के राजा के पास जाएंगे। ठीक है, अब रिवॉल्ट करना, रिवॉल्यूशन, क्रांति फिर से शुरू हुई। तो जो राजा वगैरह के लोग थे, उन्होंने क्या लगा दिए, वो रोकने वाले बैरिकेड्स नहीं होते, वो खड़े कर दिए। तो आप देख रहे होंगे इस चित्र में, ये लड़ाई वगैरह हो रही है, यहाँ पे ये क्या सीन हो रहा है, आग वगैरह लग रही है। तो बैरिकेड्स लगाना शुरू किया। जब इतनी प्रॉब्लम हो गई ना, तो वहां के राजा ने बोला, भाई अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो जो लुइस फिलिप है, जो प्राग कंट्री ने इसको अपॉइंट करा था, इसने फाइनली कंट्री छोड़ दी, कंट्री छोड़ के भाग गया। अब बचे कौन, बचे कौन, हमारे मिडिल मैन। अब आ जाते हैं हमारे मिडिल मैन, अब यहाँ पे उनका रोल। अब ये जो मिडिल मैन है ना, बेसिकली पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो ये अब मिडिल मैन के पास ही पूरी पावर आ गई थी। अब इन्हीं को ही कंट्रोल करना था। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूंगी जर्मन में। जर्मनी में क्या हुआ था, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी और वो आपकी बुक में भी मेंशन है। तो अब मिडिल मैन के आने से क्या हुआ, तीन चीजें हुई। देखो मैं सबसे पहले बताती हूँ, एक तो नेशन स्टेट बनाए गए। नेशन स्टेट मतलब हर कंट्री बनाई गई, एक तरह से हर कंट्री का अलग रिलीजन, अलग डायलेक्ट, अलग भाषा। ठीक है। दूसरा ये हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्लियामेंट बना वहां पे। ठीक है, पार्लियामेंट जैसे हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है, कोई लॉ पास करना होता है, कुछ भी पास करना होता है, तो एक वहां पे क्या बनाया गया, हमारा पार्लियामेंट बनाया हुआ। तीसरा, उन्हें क्या मिली, फाइनली आजादी मिल गई। क्या मिली, आजादी। अब लुइस फिलिप रहा नहीं, वो छोड़ के भाग गया, मिडिल मैन के पास क्या रही, पावर रही। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब मैं बताती हूँ। अब जैसे मिडिल मैन के पास पावर आई, तो अब मैं यहाँ पे जर्मनी की बात करूंगी। जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट सिटी की बात करेंगे, काफी फेमस सिटी है यहाँ पे हमारी फ्रैंकफर्ट सिटी। अब 18 मई 1800, तो इस दिन क्या हुआ था, हमारा एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकला था। मतलब कि जैसे पार्लियामेंट में बिल पास होता है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखा गया है, वैसे ही फ्रैंकफर्ट में भी संविधान लिखा गया था 18 मई 1848 को। ठीक है, नेशनल असेंबली बनाई गई। ठीक है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जिसमें थे 31 मेंबर्स थे। अब इस असेंबली के लोगों के पास क्या था, सारी डिसीजन पावर थी, सब क्या करते, यही करते। तो क्या किया, नेशनल असेंबली ने ना एक हेड अपॉइंट किया। हेड, अब हेड जो था, या जैसे हम बोल सकते हैं मुनार, इसको अपॉइंट किया। अब वो जिसको अपॉइंट किया उसका नाम था फेडरिक विल्हेम। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इन्होंने जिसको अपॉइंट किया उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। लेकिन फ्रेडरिक विलियम ने सोचा, भाई मैं पागल थोड़ी ना हूँ, एक सारी पावर तो तुम्हारे पार्लियामेंट के हाथ में, तो मैं वहां क्या करूंगा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बनूंगा, ना मैं हेड बनूंगा, मैं मोनार्क वाले लोगों के साथ क्या मिलाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा। तो इन लोगों ने, फ्रेडरिक विलहेम ने मना कर दिया। अब पावर किसके पास बची, मिडिलमैन के पास, है ना, यही बचे। अब इन्हीं को क्या करना था, कंट्रोल। अब क्या होता है, किसी इंसान के पास जब बहुत ज्यादा पावर आ जाती है ना, वो बाकी लोगों को भूल जाता है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएंगे ना, एक टाइम पे मैं किसी को नहीं देखूंगी, दूसरों को क्या करना शुरू करूंगी, इग्नोर करना शुरू करूंगी। तो अब मिडिल मैन ने क्या शुरू किया, जिन लोगों ने मिडिल मैन को यहाँ तक पहुंचाया, मिडिल मैन ने उन लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, उनके फेवर में वो काम नहीं करने लगे, अपने अकॉर्डिंग करने लगे। तब तब क्या हुआ, देखो इन्होंने, अच्छा अभी हम इसी स्लाइड पे हैं, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया 1848 में क्रांति, अब हम इस पे हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ।
तो क्या हुआ, जब लोग जो मिडिल मैन थे वो अपनी ज्यादा पावर एक्सप्लॉइट करने लग गए, लोगों के अगेंस्ट काम करने लगे, तो वहां पे आर्मी आ गई। ठीक है, आर्मी का बीच में क्या होता है, एंट्री हो जाती है, और आर्मी वहां क्या करती है, असेंबली को, जो नेशनल असेंबली है उसको क्या कर देती है, डिसबैंड, उसको खत्म कर देती है। ठीक है, डिसबैंड कर देती है। अब जब तक हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं, इसमें क्या क्या है, 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है, यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, सेंट पॉल चर्च में हुई थी ये संसद। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, उसे मेंबर ही नहीं बनना था। वो कह रहा था कि भाई मैं पागल थोड़ा ना हूं, जब सारी पावर तुम्हारे पार्लियामेंट के हाथ में, लोगों के हाथ में, तो मैं क्या, मेरा क्या रोल है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो उसने वो मना कर दिया। प्रतिनिधियों ने प्रजा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की, मतलब बोला कि सर आप क्राउन पहन लीजिए, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। तो उसने क्या, उसने अस्वीकार कर दिया, उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जो इलेक्टेड असेंबली के, मतलब मोनार्की थे, जो जो असेंबली के अगेंस्ट थे, उसने जाकर उसका हाथ मिला लिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक उधार कमजोर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ, अब मैंने बताया कि हाँ, आर्मी बीच में आ गई थी, आर्मी ने इस असेंबली को ही क्या कर दिया था, डिसबैंड कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी विमेन्स की बात करूंगी। तो अब पॉलिटिकल फीलिंग जो हो गई विमेन्स में, अब यहाँ पे औरतों की बात करें तो औरतों ने ना अपना अखबार शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना अखबार, उन्होंने अपनी खुद की संस्थाएं बनाना शुरू कर दिया, मतलब उनका रोल क्या हो रहा था, इंक्रीज। इन सब के होने के बाद भी ना, इनको जो असेंबली, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रेषकों का ही वो दिया गया, हिस्सा दिया गया, कि आप हमारी असेंबली में कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ आप और सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन सकते हो। ऑब्जर्वर मतलब बालकनी में जो बस खड़े रह के ऐसे देखेंगे। तो ये तो काफी नाइंसाफी हुई। देखो इन्होंने लिखा है, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेषकों, द ऑब्जर्वर की हैसियत से दर्शक दीर्घा गैलरी में खड़े होने दिया गया, बालकनी में खड़े होने दिया गया। ठीक है, इसका तो कोई वो ही नहीं था, तो काफी गलत चीज थी। अब अब मोनार्की को ना, यहाँ अंत में ये चीज, जो मोनार्क थे, जिन एक राजा एक नेता वाली जो सोच के लोग थे, उन्हें ये चीज तो समझ में आ गई कि ये ऐसे काम नहीं कर सकते, ये देश में ना ऐसे रूल नहीं कर सकते, ना अपना कंट्रोल जमा सकते। तो इन्होंने क्या सोचा, अगर हमें अपनी पावर वापस चाहिए, अपना कंट्रोल वापस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को कंसेशन देने पड़ेंगे, उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें, मतलब कि जो हमारे लिबरलिज्म में जो बिलीव करते थे, है ना, लिबरलिज्म, और जो नेशनलिस्ट थे, उनको, जो उद्योगवादी हो गए, जो बिजनेसमैन हो गए, अगर उनके साथ काम करना है तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, रियायतें देनी पड़ेगी, कंसेशन देनी पड़ेगी। देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, ये जो रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ भी अगेंस्ट होगा लोगों के, तो लोग क्या शुरू कर देते, रिवॉल्यूशन। वो अगेंस्ट किसके था, मोनार्की के। तो उन्होंने क्या बोला, अगर लोगों को अपने हाथ में रखना है, अपने काबू में रखना है, तो लोगों को कंसेशन, रियायत देनी पड़ेगी, उनके अच्छे के लिए काम करना पड़ेगा। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तन को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1851 से पहले हो चुकी थी। हाँ, तो अब क्या बात है, अब मोनार्क ने क्या शुरू किया, जो पहले यूरोपियन कंट्रीज में जो वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर जो फॉलो हो रहा था ना, उन्होंने अब वो अपने यहाँ पे भी लाना शुरू कर दिया। अपने यहाँ पे मतलब जर्मनी में लाना शुरू कर दिया। मैं जर्मनी की बात करूँ, जो बाकी यूरोप कंट्रीज में हो रहा था वेस्टर्न कल्चर, जो भी परिवर्तन हो रहे थे वहां पे, इन्होंने वो चीज को अपने यहाँ लाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में बुधास्तव और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर गई, और जो बॉन्डेड लेबर है, जो फोर्स लेबर है, बंधुआ मजदूर जो होते हैं, उनको क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर में हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि जर्मनी और इटली, अभी हमने जर्मनी की बात की, अब इससे जर्मनी और इटली कंट्री कैसे बन गया, यहाँ पे थोड़ा रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ, अपने आप को इन्होंने अलग से दिखाया, अब वो कंट्री कैसे बने वो हम आगे देखेंगे।